वेलकम यू ऑल टू सेल्फ स्टडी। इस वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था ईयर 1789 में, जुलाई 14 को। जो बैस्टिले था, विच वॉज अ प्रिजन, उसको जो वहां की जनता थी वो उसमें घुस गई थी और उसको पूरा तोड़ने लगी थी। और प्रिजन के ऊपर ये गुस्सा निकालने का जो रीजन था, वो एक तो ये था कि उनको ये लगता था कि वहां पे उनको होर्डेड एम्यूनिशन, मतलब कि हथियार मिल जाएंगे बहुत सारे सरकार के खिलाफ या जो किंग था, मोनार्क था, उनके खिलाफ लड़ने के लिए। और दूसरा ये था कि जो वो प्रिजन था वो एक सिंबल था इस चीज का कि जो किंग है वो सुप्रीम है उन सब में। तो इसलिए जो उसकी डिस्पोटिक पावर थी किंग की, उसका सिंबल था, उसकी तरह स्टूड करता था वहां पर। तो इसलिए वो लोग उस प्रिजन को बहुत ज्यादा हेट करते थे। तो जबकि उसमें सिर्फ 7 प्रिजनर्स थे, 7 प्रिजनर होने के बावजूद भी उसको अटैक सिर्फ इसलिए किया गया था, पहला क्योंकि उन लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि वहां पे उन्हें एम्यूनिशन मिलेंगे, हथियार मिलेंगे, और दूसरा बिकॉज इट स्टैंडेड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ये जो विद्रोह था, जो उस सरकार के खिलाफ जो रिबेलियन था, ये शुरू मिडिल क्लास ने किया था और बाद में लोअर क्लास भी इसमें ऐड होती चली गई और लास्ट में किंग के एग्जीक्यूशन से ही ये खत्म हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, इसने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज को दुनिया को दिया। इस रेवोल्यूशन से ही ये जो आइडियाज हैं ये आगे और प्रोपोगेट होने शुरू हुए थे। कौन से? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। अब कोई भी जो रेवोल्यूशन होता है, जब कभी भी हिस्ट्री में हम कभी भी अगर किसी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसके पीछे कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आज ये हो गया और उसकी वजह से रेवोल्यूशन हो गया। वो बहुत सारी चीजें पहले बिल्डअप होती रहती है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि किसी एक रीजन की वजह से, पर्टिकुलर रीजन की वजह से हमें वो होता दिखाई देता है। तो वो पर्टिकुलर रीजन पढ़ने से पहले हम वो सारे रीजंस पढ़ेंगे जो धीरे धीरे बिल्डअप हो रहे थे। द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहला सोशल कॉज, मतलब सोसाइटी जो थी फ्रांस की, जो समाज वहां का था, वो किस तरीके से बटा हुआ था और कैसे हर स्टेज के जो लोग थे, हर एस्टेट जिसे वो वहां कहते थे, उसके जो लोग थे उनमें क्या डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों को फेस करना पड़ता था। तो उनकी जो सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। उनका जो समाज था वो 3 वर्गों में डिवाइडेड था। सबसे ऊपर थे क्लर्गी, दैट वाज द फर्स्ट स्टेट। सेकंड वन वाज नोबिलिटी, और उसके नीचे आते थे 3 बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, court officials, lawyers, peasants and artisans, and small peasants, landless labor and servants. तो अगर हम इधर वाले से चलें, इधर की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो रिड्यूस होती चली जा रही है। फाइनेंशियल स्टेटस डिक्रीज हो रहा है इधर की तरफ चलने पे। तो ये जो बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, लॉयर्स हैं, ये ज्यादा अमीर हैं। उसके बाद आते हैं पीजेंट्स एंड आर्टिशंस, और स्मॉल पीजेंट और लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स जो हैं ये बिल्कुल लास्ट में हैं। पर ये तीनों थर्ड एस्टेट में फॉल करते थे। ये फर्स्ट एस्टेट थी, ये सेकेंड एस्टेट थी नोबिलिटी की, और ये थे थर्ड एस्टेट में। तो ये तो था एक ओवरव्यू कि कैसे उनकी जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड थी। पर इन सारे जो डिविजन्स हैं, इनमें क्या फर्क था? क्यों हम इन्हें इस तरीके से डिफरेंट डिविजन्स में पढ़ रहे हैं? उसका रीजन है जो प्रिविलेजेस
कुछ पर्टिकुलर सोसाइटीज को दी हुई थी वो, जैसे कि क्लर्गी और नोबिलिटी जो थी, दे वर प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, मतलब उनको कुछ ऐसी प्रिविलेजेस दी हुई थी जो वो बचपन से ही उनको मिलती थी। बाय बर्थ का मतलब है कि उनके वहां पे हायरार्की थी। अगर फादर नोबिलिटी में है तो उनके जो सन होंगे, उनके जितने भी बच्चे होंगे वो भी नोबिलिटी में जाते जाएंगे। सो नाउ क्या क्या प्रिविलेजेस थी? पहली, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, वो उन्हें टैक्सेस, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। किन्हें? जो क्लर्गी और नोबिलिटी में थे। नोबल एंजॉयज फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल प्रिविलेजेस में क्या है? एक्सट्रैक्टिंग फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम पीजेंट्स। जो पीजेंट्स थे वहां पे, जो फार्मर्स थे, उनसे जो फ्यूडल ड्यूज, जो पैसा होता था स्टेट के, उसका वो एक्सट्रैक्ट करने का जो पावर थी वो नोबल्स के पास थी। चर्च, जो क्लर्गी होते थे वो जनरली चर्च के उसमें होते थे, तो जो प्रीस्ट होते थे, तो चर्च एक्सट्रैक्टेड टिथिस। टिथिस क्या है? टिथिस एक टैक्स था जो कि वो पीजेंट से लेते थे, जिसे कहते हैं शेयर ऑफ चर्च। टिथिस जो है दैट वाज शेयर ऑफ चर्च, मतलब जितना जो पीजेंट है जितना वो अर्न करेगा उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो पेजेंट्स को दे दिया जाएगा। दूसरा एक टैक्स था टेल। टेल जो था वो डायरेक्ट टैक्स था, जैसे इनकम टैक्स लगता है उसकी तरह वो एक डायरेक्ट टैक्स था जो कि स्टेट लेती थी। और उसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे जो कि थर्ड एस्टेट पे लगाए जाते थे, जैसे कि सॉल्ट टैक्स था, टोबैको टैक्स था। तो अब जो क्लर्गी है और जो नोबिलिटी है ये तो एग्जेम्प्टेड थे टैक्स देने से, लेकिन जो थर्ड क्लास थी, जो थर्ड एस्टेट थी, उसको टैक्स देने के लिए बोला गया था। तो ये कहीं ना कहीं जो थर्ड एस्टेट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि उसको इतना ज्यादा अमाउंट में टैक्स देना पड़ता था, और जो टैक्सेस हैं वो इन लोगों से कलेक्ट नहीं होते थे, क्लर्गी और नोबिलिटी से, इनको अलग से और पैसे दिए जाते थे बाय द गवर्नमेंट। तो ये उन लोगों में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा था। तो ये तो था सोशल कॉज की सोसाइटी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी, और उसके डिवीजन की भी जो है इकोनॉमिक कंडीशन की बहुत ज्यादा डिफरेंस था। लेकिन उसके अलावा भी कुछ इकोनॉमिक कॉजेस थे इसको लेकर। पहला था कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी फ्रांस की उस टाइम पर, जिस टाइम पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वहां की पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जा रही थी। जब भी कहीं पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ग्रेन्स की या जो भी चीजें होती हैं उन सब चीजों की, जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं, उनकी डिमांड बढ़ती है। भाई जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो खाना भी ज्यादा खरीदेगी मार्केट से, डिमांड बढ़ गई उस खाने की। अब अगर डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है, जो मार्केट में जितना आ रहा है वो तो लिमिटेड ही है ना, जितना बनेगा उतना आएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो चीजों के प्राइस बढ़ा देते हैं जिससे कि लोग कम खरीदे। अब जिसके पास कम पैसा है उसको भले ही जरूरत भी है ज्यादा की, लेकिन वो पूरा नहीं खरीद पाएगा। तो डिमांड को कम रखने के लिए प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है। ये इकोनॉमिक्स में किया जाता है, इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए। तो क्योंकि फ्रांस की पॉपुलेशन उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, उसकी वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड इंक्रीज हो रही थी, और फूड ग्रेन की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से उसका प्राइस इंक्रीज होता चला जा रहा था। तो इसका जो जनरल वहां की जो जनता थी, जो उन वहां की पब्लिक थी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था, क्योंकि वो फूड भी नहीं परचेज कर पा रहे थे अपनी फैमिली के लिए। दूसरा जो रीजन था वो ये था कि जो फूड के प्राइसेस थे वो तो बढ़ते रहे थे, लेकिन वेजेस, जो उनकी सैलरी थी, जो पुअर जो थे, लेबरर्स जो थे, जो पीजेंट्स थे, उनके जो अर्निंग थी वो बढ़ नहीं रही थी। जितना प्राइस बढ़ता था चीजों का उसके हिसाब से उनकी अर्निंग नहीं बढ़ रही थी। तो ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस, जिसमें
बेसिक नीड्स जो होती हैं हमारी लाइवलीहुड की, उसकी भी कमी आ जाए, उसकी भी स्कैरसिटी हो, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो यही कंडीशन उस टाइम पे, इकोनॉमिक कंडीशन वहां पे फ्रांस की थी। इसके बाद आते हैं कुछ पॉलिटिकल कॉजेस, जो पॉलिटिकल रीजंस थे बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो थे कि 1774 में किंग लुइस 16 जो थे वो फ्रांस के किंग के थ्रोन पे आए। लेकिन जिस टाइम पे वो किंग बने थे, उस टाइम पर वहाँ की जो ट्रेजरी थी, मतलब जो वहाँ का खजाना था या जो उनका पूरा पैसा जितना भी था वो सब खत्म था गवर्नमेंट का, जो वहाँ के मोनार्क थे, जो किंग थे उनका। तो ट्रेजरी वाज एम्प्टी एट दैट टाइम जब लुइस 16 किंग बने। और उस एम्प्टी ट्रेजरी का रीजन क्या था? वो था लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। अब ये लड़ाई कहाँ हो रही थी? ये लड़ाई फ्रांस में नहीं हो रही थी, ये लड़ाई हो रही थी अमेरिका में। ब्रिटेन जो था उस टाइम पर वो फ्रांस का एनिमी था, और फ्रांस के साथ साथ वो अमेरिका का भी एनिमी था, क्योंकि जैसे इंडिया को ब्रिटेन ने यहाँ पर अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी ना, सिमिलरली इन्होंने अमेरिका में भी बनाई हुई थी। तो अमेरिका को ब्रिटेन के अगेंस्ट हेल्प कर रहा था फ्रांस, और उस वॉर में फ्रांस का बहुत ज्यादा पैसा जो है वो चला गया था। अब अपनी जो सारी चीजें थी, जो अपने नोबल्स थे और अपना जो कोर्ट था, उसके सारे पैसों को, उसके एक्सपेंसेस को मेंटेन रखने के लिए, अपनी आर्मी को मेंटेन रखने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस को, यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, जो किंग था उसे क्या करना पड़ा? उसे टैक्स इंक्रीज करने पड़ गए, क्योंकि उसको, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? टैक्सेस थे। ट्रेजरी खाली हो गई थी और सब चीजों को मेंटेन करके रखना था, तो उसको इवेंचुअली टैक्स इंक्रीज करने पड़े। अब ऑलरेडी जो है मार्केट में खाने का जो रेट है वो ऊपर हो रहा है, लोग बाग वहां से खाना नहीं खरीद पा रहे हैं, ऐसे में टैक्स और इंक्रीज हो जाएगा तो वो और कम खाना खरीद पाएंगे। तो जो उनकी बेसिक लाइवलीहुड थी, मतलब वो फूड भी नहीं ले पा रहे थे, बेकरीज के आगे लाइन लगी रहती थी लेकिन उनको खाना नहीं मिलता था। तो ये थे पॉलिटिकल कॉजेस। अब आता है इसमें रोल ऑफ मिडिल क्लास। 3 कॉजेस हमने अभी तक पढ़े, वो थे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। उसके अलावा मिडिल क्लास का क्या रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन को शुरू होने में? तो मिडिल क्लास के जो लोग थे फ्रांस में, वो तब तक जो है एजुकेटेड हो चुके थे, और वो एजुकेटेड थे तो उन्होंने जब डिफरेंट डिफरेंट जो राइटर्स थे, फिलोसोफर्स थे, उनकी फिलोसफीज को पढ़ा, और जब वो सिचुएशंस को समझते थे तो उनके अकॉर्डिंग वो लोग ये सोचते थे कि कोई भी जो है, दे शुड नॉट बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। मतलब अगर किसी को नोबेलिटी में उसको लिया जा रहा है सेकंड स्टेट में, द रीजन शुड नॉट बी कि वो एक नोबल का बच्चा है। ये लोगों की जो अपनी पावर है या फिर अपना जो जितना उनकी कैपेबिलिटी है, जिसे हम बोलेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रिविलेजेस देनी चाहिए। तो इसलिए वो इस सोशल सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ थे। दूसरा था, जो जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे वो कहाँ से अर्न करते थे? फ्रॉम ट्रेड्स, जो वो फॉरेन ट्रेड्स करते थे, बाहर के देशों में जाके अपना सामान बेच के आते थे, उसमें से कुछ, उनमें से लॉयर्स थे, और कुछ जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे। और वो जो हैं, जो फिलोसोफर्स थे डिफरेंट, उनके आइडियाज से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। कौन कौन से फिलोसोफर्स थे जनरली उस टाइम के? जॉन लॉक, रोजियो एंड मॉन्टेस्क्यू। ये कुछ फिलोसोफर्स थे जिनकी फिलोसफिकल आइडियाज से जो मिडिल क्लास था वो इंस्पायर हुआ, और उसकी वजह से उसने ये डिसाइड किया कि हम इस सिस्टम के खिलाफ खड़े होंगे और हम रिवोल्ट करेंगे। तो जो मॉन्टेस्क्यू था, उसने जो है एक, उसका एक आइडिया था कि जो डिवीजन होती है पावर की, वो गवर्नमेंट में डिवाइड होनी चाहिए बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी।
रोजियो ने कहा था कि प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पीपल और रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे जो नेता होते हैं उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होना चाहिए। और जो जॉन लॉक थे वो मोनार्क के डायरेक्ट रूल के बिल्कुल खिलाफ थे। तो ये सारे आइडियाज थे जो इन फिलोसोफर्स के थे, जिससे जो मिडिल क्लास था वो इंस्पायर हुआ और उसने ये जो रेवोल्यूशन है वो शुरू किया। ये थे कुछ रीजंस जो पीछे बिल्डअप हो रहे थे। लेकिन सडनली आउटब्रेक कैसे हुआ? जब रेवोल्यूशन शुरू हुआ उसे हम कहते हैं आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसका मेन रीजन जो निकला जिस टाइम पे, इमीडिएट कॉज जो था वो ये था, जो लुइस 16 थे उन्होंने एक असेंबली वहां पे होती थी, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है ऐसे वहां पे ना एस्टेट्स जनरल एक असेंबली होती थी, जिसमें तीनों एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव जाते थे। और किस लिए होती थी ये स्टेट जनरल की असेंबली? टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, मतलब नए टैक्स किस तरीके से लगाए जाएं उसके लिए ये असेंबली होती थी। तो जो पहले दो एस्टेट्स थे, मतलब फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट, वहां से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे फ्रॉम ईच, मतलब फर्स्ट एस्टेट में से 300 रिप्रेजेंटेटिव क्लर्गी के और नोबेलिटी के 300, तो मिला के हुए 600 रिप्रेजेंटेटिव। जो थर्ड एस्टेट था उसके 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे और हर एस्टेट की एक वोट होती थी। मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव जो है ये इंडिविजुअली वोटिंग नहीं करेंगे, वोटिंग किसके बेसिस पे होती थी? पूरे एस्टेट के बेसिस पे, मतलब सिर्फ 3 वोट पड़ेंगी, जिनमें से एक क्लर्गी से, एक नोबेलिटी से और एक थर्ड एस्टेट से। अब आप लोग समझ सकते हो कि नोबेलिटी और क्लर्गी वो तो हमेशा एक साथ ही होते होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो प्रिविलेज्ड क्लास थी और वो कभी भी ये नहीं चाहती कि जो उनकी प्रिविलेजेस हैं वो कम हो। तो टैक्सेस बढ़ाने के लिए तो वो हमेशा एक साथ होते होंगे, क्योंकि टैक्सेस बढ़ेंगे तो उन लोगों की जो शेयर है उसमें वो भी बढ़ेगा। और जो हमारा थर्ड एस्टेट था वहां पर, उसके पास तो सिर्फ एक ही वोट थी, 3 में से 1, तो उसकी बात तो कभी सुनी नहीं जाती होगी। तो जो थर्ड एस्टेट था उसने उस बार ये डिमांड की थी कि 1 मेंबर 1 वोट का जो प्रपोजल है वो उसने उनके सामने रखा। 1 मेंबर 1 वोट का मतलब था कि हम एस्टेट वाइज वोटिंग नहीं करेंगे, हम ऐसे वोटिंग नहीं करेंगे एक एस्टेट की एक वोट, जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं सबकी एक एक वोट, इस हिसाब से हम वोटिंग करेंगे। ये जो फिलॉसफी थी ये थी रोजियो की फिलॉसफी। और जो वहां पर फ्रेंच जो लोग थे रिप्रेजेंटेटिव थर्ड एस्टेट के, उन्होंने उसी फिलॉसफी के बेसिस पर मांगा था कि 1 मेंबर 1 वोट। जनरली जो थर्ड एस्टेट के जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो वहाँ के जो पढ़े लिखे जो अमीर बिजनेसमैन थे ना थर्ड एस्टेट के, वही उसके मेंबर थे, बाकियों को अलाउड नहीं था मेंबर बनना। तो उन लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं हम अपनी एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमें उनके अच्छे के लिए सोचना है, तो इसलिए उन्होंने उस बार ये वहां पर जो है प्रपोजल रखा था कि 1 मेंबर 1 वोट का हिसाब से हम वोटिंग करेंगे। जब उनकी बात को नहीं माना गया तो उन्होंने वो टैक्स प्रपोजल जो नया आया था उसको रिजेक्ट किया और वो लोग वॉकआउट कर गए, मतलब वहां से बाहर आ गए और उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। ये जो नेशनल असेंबली उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था, तो उसको पूरी नेशनल असेंबली को लीड कौन कर रहा था? इट वाज मिराबियो एंड एब्सीज। ये दोनों जो हैं ये थर्ड एस्टेट के लोग नहीं थे, ये थे सेकंड एस्टेट के और फर्स्ट एस्टेट के। जो मिराबियो है ये सेकंड एस्टेट के नोबेलिटी में से था और जो एब था वो फर्स्ट एस्टेट में से था। ही वाज अ प्रीस्ट एंड मिराबियो वाज अ नोबल।
बट स्टिल उन लोगों को ये लगता था कि जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं उनके साथ जो है वो गलत हो रहा है, तो इसलिए वो लोग नेशनल असेंबली उन्होंने लीड करी और वो लोग वर्सेलिस में एक पार्क में चले गए एंड दे डिसाइडेड टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेंगे हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। और वो वहां अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए बैठ गए। अब वो लोग जो है अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग में लगे हुए थे और बाहर वहां बहुत ज्यादा कियोस मचा हुआ था। जो आम जनता थी वो सारे में राइट्स कर रही थी, वो सारे में सबसे लड़ रही थी। जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको तोड़ रही थी। और इन सब के रीजंस क्या थे? क्योंकि वहां पे महंगाई बहुत बढ़ती जा रही थी। इन वजहों से वहां पर सब चीजें जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो रही थी और कंट्री में पूरे में जो है एक तरीके से रिवोल्ट होता जा रहा था। उसी वक्त जो किंग था उसने ऑर्डर कर दिया पेरिस में जो उसके ट्रूप्स थे उनको अंदर कंट्री में मार्चिंग करने के लिए। अब सारे में जो है रूमर्स फैल गए कि जो किंग है वो सबके ऊपर फायरिंग करवा देगा और इस तरीके से अलग अलग जो अफवाहें हैं, जो रूमर्स हैं वहां पर कुछ ना कुछ फैलती चली गई। तो इसलिए जो लोग थे वो 14 जुलाई 1789 को बैस्टिले में स्टॉर्म इन कर गए। वो वहां पर उन्होंने बैस्टिले पे अटैक कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि जो किंग है उसने आर्मी जो है कंट्री में वो उन पर अटैक करने के लिए भेजी है। अब उन लोगों के पास तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं था, सो दे थॉट कि हम जो प्रिजन है इसको अटैक करेंगे और इसमें से आर्मर्स जो है, एम्यूनिशंस जो हैं वो सब ले लेंगे। और उन्होंने जो मेनर्स थे, जो वहां पर उनकी जो नोबेलिटी थी, मतलब उनके घरों पर अटैक करना शुरू कर दिया। वहां से जितने भी लीज के पेपर्स थे वो लेकर सारे बर्न कर दिए। जो लीज के पेपर थे वो क्या थे कि उनके जो लैंड्स थे वो उन्होंने लीज पर रखे हुए थे, जिससे कि वो उन्होंने वहां से पैसे उधार लिए हुए थे नोबेलिटी से, जिसका उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। तो नोबल्स के घर में घुसकर उनके लोगों को, उनकी फैमिलीज को मारकर उनके जितने भी पेपर्स वहां पे उनको मिले उन सब चीजों के उनको बर्न करा, जिसकी वजह से जितने भी नोबल्स थे वो फ्रांस छोड़ के जो पास की दूसरी कंट्रीज थी वहां पर भाग गए। ऐसे ही धीरे धीरे जब सारे में इतना ज्यादा रिवोल्ट हो रहा था तो लुइस 16 ने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दिया। उन्होंने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज भी कर लिया और जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने बनाया था उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने एक डिक्री पास की जिसके अकॉर्डिंग फ्यूडल सिस्टम जो था उसको उन्होंने अबॉलिश कर दिया और मेंबर्स ऑफ क्लर्गी के जो लोग थे उन लोगों को अपनी जो उनकी प्रिविलेजेस थी वो भी उन्हें गिव अप करनी पड़ गई। टिथिस जो टैक्स था जो चर्च लेता था वो भी जो है खत्म कर दिया और चर्च के पास जो लैंड होता था वो जो है कन्फिस्केट कर लिया गया, मतलब चर्च से वापस ले लिया गया था। इसके बाद जो फ्रांस थी वो एक सोशल मोनार्की बन गया था। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट होकर कंप्लीट हो गया था, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था वो उन लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो मेन उनका ऑब्जेक्टिव था उसके पीछे वो क्या था? मोनार्क जो है उसकी पावर को लिमिटेड कर देना। पहले जो सारे डिसीजंस थे वो ज्यादातर मोनार्की की तरफ से आते थे, किंग, क्लर्गी, नोबेलिटी, ये जो पूरा सिस्टम था। लेकिन वो चाहते थे कि वो जो किंग की जो पावर है उसको लिमिटेड कर दें, वो अपनी ना चला सके हमेशा। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो पावर्स थी अब वो सेपरेट हो गई इनटू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। 3 चीजों में डिवाइड हुई।
नेशनल असेंबली जो थी वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होती थी। इनडायरेक्टली इलेक्ट होने का मतलब है पहले लोग वहां के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते थे और वो आगे जो है इलेक्शन करवाएंगे। डायरेक्टली जो पीपल है वो इलेक्ट नहीं करेंगे। और नेशनल असेंबली एम्पावर्ड थी, वो ही अब लॉज बनाती थी नए। लेकिन जो वोटर्स थे वो लिमिटेड थे, मतलब जो वोटर थे उन्हें वहां पे बोला जाता है एक्टिव सिटीजन। और एक्टिव सिटीजन कौन थे? सब वो मेन जो 25 इयर्स की एज से ज्यादा जिनकी एज थी, इसके साथ साथ वो इतना टैक्स पे करते हो जितना किसी लेबरर की 3 दिन की वेज है। मतलब एक लेबरर जो है वो 3 दिन में जितना पैसा कमाता है, कम से कम इतना तो टैक्स पे करता हो वो इंसान, और उसकी एज 25 साल से ज्यादा हो, तब जाके वो एक एक्टिव सिटीजन या फिर हम कहें एक वोटर होता था। अदरवाइज द पुअर और द लेबरर्स, उनको वोट करने का जो राइट है वो नहीं था, और जो वुमेन्स थी उन्हें भी वोट करने का राइट नहीं था। और जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उससे पहले एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स था। वो शुरू कहाँ से होता था? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स से। और उसमें क्या क्या मेंशन था? राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इस तरीके के आइडियाज उसमें प्रोपोगेट किए गए थे, जो कि आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आती हैं सारी चीजें, हमने भी वहीं से डिराइव की हुई हैं फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था पूरा द रीजंस बिहाइंड द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, द सोशल कॉजेस, द इकोनॉमिक कॉजेस, द पॉलिटिकल कॉजेस, द रोल प्लेड बाय द मिडिल क्लास, फिर द इमीडिएट कॉज जो कि था, जब इमीडिएट कॉज क्या था? जो वहां के किंग था लुइस 16 ने आर्मी को कंट्री में मार्च करवा दिया था अंदर, और उसके बाद जितना सारा वहां पे कियोस क्रिएट हुआ, एंड फाइनली किंग ने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करके और कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्री को चलाना शुरू कर दिया। इट बिकेम अ सोशल मोनार्की। Thank you for watching till the end. Subscribe the channel if you are here for the first time. Like and share the video.